हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आप सभी के लिए है। आप सभी के लिए जो एनसी वेब का इसी साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो एनालिसिस हो चुका है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें जो गुप्त काल है इससे 4 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बने और 4 क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। तो आप सब समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 16 का जो स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आप सभी की बिल्कुल पढ़ाई चलाई चल रही है। 2 यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी के लिए। इसके अंदर अभी तक हमने जो गुप्त काल की विभिन्न, पहली बात तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने गुप्त काल में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसके समाज, इसका धर्म, इसका साहित्य और इसकी कला। समाज और धर्म एक साथ पूछा जाता है तो एक साथ डिस्कस हुआ है। कला और साहित्य एक साथ पूछा जाता है तो एक साथ डिस्कस हुआ है। प्रशासन और राज्य एक साथ डिस्कस हुआ है। इसके अलावा राजाओं के बारे में भी प्रशासन के अंदर ही हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप लोग इस नोट्स को पूरा परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन परचेज बाय द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, इसके अलावा आप सभी को अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो जो है यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री में आप लोगों के लिए कुछ समय के लिए अपलोड होगी, कुछ समय के लिए आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये पेड नोट्स है जो कि आप सभी के लिए कुछ ही समय के लिए आपके एग्जाम के आपकी हेल्प हो सके उसके लिए ही अपलोड किए गए। तो यहाँ पर हम गुप्त काल की हम क्या बात करेंगे, हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, गुप्त काल की हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो गुप्त काल की व्यापारिक व्यवस्था कौन कौन सी थी और अर्थव्यवस्था क्या करती। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहाँ पर व्यापार एवं कृषि व्यवस्था। तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, व्यापार और कृषि व्यवस्था की। तो व्यापार और कृषि व्यवस्था की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कई दरबारी कवि हैं, उनकी रचनाओं से हमें जानकारी मिलती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि व्यापार या जो अर्थव्यवस्था है गुप्त काल की, इसकी जानकारी के सोर्स क्या है। तो ध्यान रखना है अभिलेख है, जो राजा के आदेश थे, इन्हीं राजा कितना टैक्स लेता था, किस चीज पे टैक्स लेता था, ये अभिलेखों से पता चलता है। विदेशी यात्रियों ने हमें ये वर्णन किया है कि समाज में भाई व्यापारियों को कैसे समूह बनाने पड़ते थे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, ये सारी चीजें। और इसके बाद में कई दरबारी कवि होते थे, उनकी रचनाएं भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा कई भौतिक अवशेष है, कई क्या है भौतिक अवशेष, ये भी हमें क्या करते हैं गुप्त काल की जानकारी देने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था है उसकी कुछ झलक हमें चीनी यात्री, जैसे मैंने बताया था विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, चीनी यात्री जो फाहियान है इनके वृत्तांत से हमें मिलती है, जो कि गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों पर उसने यात्रा करी थी। किसने, फाहियान ने यात्रा करी थी। और यात्रा के बाद में इन्होंने क्या किया था, इसकी रचना करी। अपनी जो बुक थी फाको की, आपको ध्यान रखना है उस बुक के अंदर गुप्त काल की कई अर्थव्यवस्था के बिंदुओं को उन्होंने वर्णित किया। उन्होंने बताया कि मगध जो नगर है, मगध जो नगर है उसमें धन संप्रदाय यानी काफी अमीर जो लोग हैं वो वहां पर रहते थे और मगध जो नगर था वो धन संपदा से परिपूर्ण था। मगध जो नगर था वो धन संपदा से परिपूर्ण था। और साथ ही उन्होंने ये भी वर्णन किया, आपको पता ही है मगध किसको कहा जाता है, बिहार को। मगध की राजधानी पहले क्या थी, पहले मगध की राजधानी राजगीर थी, बाद में से पाटलिपुत्र कर दिया गया। धनी लोग जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे, ध्यान रखना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा देते थे, इस लाइन का मतलब यह है। और उनके दान दक्षिणा देते थे उनको, ध्यान रखना बौद्ध धर्म के लिए। इसके अलावा प्राचीन गुप्त राजाओं में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा जारी इसी काल में हुई। ध्यान रखना है प्राचीन गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा जारी की और सबसे उच्च कोटि की अगर स्वर्ण मुद्रा किसी की रही तो वो गुप्त काल में ही रही, जिसकी वजह से हम अभिलेखों में देखें तो सिक्कों को दिनार कहा गया है, सिक्कों को क्या कहा गया है, दिनार कहा गया है। और ये जो स्वर्ण मुद्रा है वो अलग अलग आकार की होती थी, ऐसे नहीं कि एक आकार की होती थी। जैसे हमने देखा कि जो समुद्रगुप्त था उन्होंने जो सिक्के चलाए थे उन्होंने अपनी प्रतिमा वीणा बजाते हुए उन पे छपवाई थी, जिनका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए सिक्कों के लिए किया जाता था। अलग अलग शेप के होते थे, जैसे आज के सिक्के होते हैं, कोई 1 रुपए का सिक्का होता है, कोई 2 रुपए का होता है, कोई 5 रुपए का होता है, कोई 10 रुपए का। तो सब सिक्कों की वैल्यू अलग अलग होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्वर्ण मुद्राओं के कारण, ध्यान रखना है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा जो थी सबसे अच्छी किस्म की थी। हालांकि स्वर्ण मुद्रा कुषाण शासकों द्वारा भी जारी की गई थी, परंतु कुषाणों की इतनी अच्छी स्थिति, इतने अच्छे सिक्के नहीं थे
जितने ज्यादा अच्छे सिक्के किसके थे, गुप्त काल के थे। इन सिक्कों का उपयोग किस लिए किया जाता था, तो शायद विदेशी व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, सेनाओं को भुगतान देने के लिए, और प्रशासनिक अधिकारी जो थे उन सभी के भुगतान के लिए भी क्या किया जाता था, इसका उपयोग किया जाता था, वेतन चुकाने के लिए उनसे। इसके अलावा गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलवाए थे। ध्यान रखना है, गुजरात विजय के बाद में क्या किया था, गुप्त राजाओं ने चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनका संभावतः जो है जो नॉर्मल चीजें की लेन देन के लिए उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में व्यापार चांदी के सिक्कों से ही ज्यादा होता था। पश्चिमी क्षेत्रों में जो है चांदी के सिक्कों से ही ज्यादातर व्यापार होता था। इसके अलावा ये नोट्स को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर डिस्काउंट पाने के लिए आप इस नंबर से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि सन 550 में रोमन साम्राज्य से व्यापार किया करते थे गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे, और वहां से क्या है, रेशम का व्यापार होता था हमारा, उनसे रेशम के व्यापार होता था। रोमन लोगों की जो सोने के सिक्के थे वो भारतीय लोगों के यानी गुप्त काल के सिक्के के सोने के सिक्के के ग्रेन इक्वल थे। और साथ ही साथ धीरे धीरे रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीन से रेशम बनाने की कला सीख ली थी, और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था भी पड़ा, और भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी। भारत की मांग रोम में क्या होने लगी, कम पड़ने लगी, और 5वीं शताब्दी आते आते रेशम बुनकर भारत में ही सिमट के रह गए, उनसे ज्यादा व्यापार वो नहीं कर पाते थे। ध्यान रखना है, और ज्यादा व्यापार नहीं कर पाते थे, लॉस होने लगा, तो वो पश्चिमी भारत, ध्यान रखना है, मंदसौर नाम की जगह है, मंदसौर, इस जगह पर वो क्या चले गए थे, वहां चले गए, और इन्होंने धीरे धीरे अपना पेशा क्या है बदल दिया, क्योंकि उनकी वैल्यू ही नहीं थी। इसके बाद में गुप्त काल में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को, पुरोहितों को भूमिदान दिया गया। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा भूमिदान दिया गया, और भूमिदान का एक लॉस था, क्योंकि ब्राह्मणों से फिर उस भूमि से टैक्स नहीं लिया जाता था, और जब उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था तो देश को कर कम मिलता था, टैक्स कम मिलता था, और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता था। किसानों पर भी उल्टा प्रभाव पड़ता था इसका, किसानों का ये प्रभाव पड़ता था कि कर मुक्त हो गए थे ब्राह्मण, अब उससे ज्यादा भी टैक्स वसूल सकते थे। ध्यान रखना है कि उपजाऊ भूमि अगर होती थी तो भाई राजाओं को लॉस हो जाता था, क्योंकि ज्यादा टैक्स नहीं आएगा, और ब्राह्मणों को कर मुक्त कर रखा था, जैसा कि मैंने बताया, जिस कारण से कर का दबाव ज्यादातर किस पे पड़ता था, किसानों के ऊपर ही पड़ता था। ब्राह्मण तो कर देंगे नहीं, तो इसका दबाव किस पे पड़ता था, किसानों पर ही इसका उल्टा प्रभाव पड़ता था। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे किसानों की हैसियत स्थिति खराब होने लगी, और इसके परिणाम से किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उनका क्या होने लगा, शोषण होने लगा। किसानों की आर्थिक स्थिति का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। आप सभी को ध्यान रखना है। और बेरोजगारी उस समय पर बहुत ज्यादा थी। बेरोजगारी कैसी थी उस समय पर, ध्यान रखना है। सॉरी, ये नहीं, बेरोजगारी नहीं, किसानों का शोषण होता था। बेरोजगारी का एक जो रीजन था, बेरोजगारी का रीजन था वो पुरोहित थे। क्यों पुरोहित थे, क्योंकि पुरोहित टैक्स नहीं देते थे, इनका टैक्स भी किसको देना पड़ता था, किसानों को ही देना पड़ता था। और ब्राह्मण धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन थे जो किसके अंदर हमने डिस्कस किया, ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा कृषक समाज टैक्स दिया करते थे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। कृषक समाज भी क्या करते थे, टैक्स दिया करते थे। व्यापार से इन्हें कर मिलता था, इसके अलावा न्याय पाने के लिए भी इन्हें कर चुकाना पड़ता था, न्यायालय के लिए कर चुकाना पड़ता था, आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा बहुत सारे कुछ कैसे पेशे होते थे आपको ध्यान रखना है, पारिवारिक या जातिगत पेशे होते थे, जातिगत पेशे होते थे। और ये जो जातिगत पेशे होते थे ना, जैसे कुम्हार बर्तनी बना रहा है ना, लोहार जो है वो जो है धातुओं का ही काम कर रहा है। तो ये कुछ काम हमें, कुछ चीजें हमें कुछ बुनियादी रूप से ऐसी दिखाई देती है जो कि जातिगत आधार थे, इससे भी उनको टैक्स मिलता था। इसके अलावा कई बार राजा, अर्थव्यवस्था में ध्यान रखना है, कई बार राजा पड़ोसी राज्यों पे हमला करते थे। गुप्त काल में जो है पूरा साम्राज्य पूरे भारत पर था, तो उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों को सिर्फ इसलिए भी हमले किए थे ताकि ये उनसे धन को प्राप्त कर सकें। और हम पूरे इतिहास में हम ये इसीलिए देखते हैं कि गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था थी सबसे अच्छी थी, क्योंकि जैसे मान के चलो ए देश है, वो किसी बी देश पे हमला करता है, जब हमला करता है अगर ए देश जीत जाता है, गुप्त काल क्योंकि जैसे समुद्रगुप्त था वो कभी हारा ही नहीं था, तो अब हम ये देखते हैं कि जब वो जीतते थे तो वहां से स्वर्ण मुद्राएं बहुत सारी लेते थे, सोना लेते थे, इससे उनको बहुत फायदा मिलता था। ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। होपफुली अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे गुप्त काल का या गुप्त राजाओं के पतन के क्या कारण थे। होपफुली अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली जब भी वीडियो आप सभी के लिए आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय